गुड इवनिंग। जानकारी में मैं दे दूं कि विगत कुछ दिनों से पंजाब और हरियाणा, इधर हाल में मैं देख रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश और देश के कुछ अन्य राज्य भी किसान आंदोलित हैं। आंदोलित होने का क्या कारण है? और मैंने पीपीएससी मेंस के ग्रुप पर भी एक क्वेश्चन दिया कि पंजाब और हरियाणा के किसान बार बार किसान आंदोलन क्यों करते हैं, एमएसपी की अवधारणा क्या है, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क को प्रस्तुत करे और इससे राजनीति और अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेंस का है, लेकिन सामान्य रूप से आपको जो जानना है, एक कंपटीशन के छात्र होने के नाते, कि एमएसपी क्या है और स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या थी, क्यों चर्चा में आई, किसान को एमएसपी से कितना लाभ पहुंचा है। तो एमएसपी से जुड़े हुए कई तथ्य और किसान एमएसपी को कानूनी स्वरूप देने के लिए क्यों कह रहे हैं। किसान का मांग निश्चित रूप से उचित हो सकता है, लेकिन उसकी तरीका कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुकूल नहीं दिखाई देता है। ट्रैक्टर से आना, एक साल का अनाज भर के आना, कई जगह आक्रामक तेवर रखना, व्यवस्था को ध्वस्त कर देना, आम लोगों के अधिकार का हनन होना। अब सवाल एक डिबेट ये भी है कि आम लोगों का अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो आंदोलनकारी हैं उसके अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, ये सब, इन सब में कई मुद्दे हैं, हमें उन मुद्दों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना है। हमें जाना है कि एमएसपी से जुड़े हुए मुद्दे क्या है। कुछ दिन पहले अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर का सवाल था कि क्या सरकार ने एमएसपी को तय करने के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मान ली है। पहला तो क्वेश्चन आपका यही रहेगा कि स्वामीनाथन आयोग का संबंध किससे है, तो एमएसपी से। तो कृषि राज्य मंत्री केवी थॉमस का बयान भी था कि सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार नहीं की है क्योंकि एमएसपी बढ़ने से बाजार को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, कहा भी जा रहा है कि एमएसपी को यदि सरकार मान लेती है तो तत्काल 10 लाख करोड़, और यदि ओवरऑल मानती है तो 40 लाख, क्योंकि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 फसलों के लिए जारी किए जाते हैं। खैर, उस पर भी हम आएंगे। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दावा है कि यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिश में से 175 सिफारिश को लागू कर दिया। मतलब यूपीए की सरकार में ही ये स्वामीनाथन कमेटी आई थी, लेकिन संपूर्णता से लागू नहीं किया था। अब इस एमएसपी के लिए स्वामीनाथन आयोग की 3 फॉर्मूला भी है। स्वामीनाथन और भी चर्चा में है कि क्योंकि इन्हें भारत रत्न मिला है और हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, तो ध्यान रखें। अब ये 3 फॉर्मूला कौन सा है? A2, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट को कहते हैं, A2 प्लस FL, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट प्लस फार्मर लेबर को कहते हैं, और C2, जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, संपूर्णता से जो कॉस्ट है। ये 3 फॉर्मूले को स्वामीनाथन ने दिया था। ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि A2 क्या है, तो एग्रीकल्चर कॉस्ट है। A2 प्लस FL क्या है, तो एग्रीकल्चर कॉस्ट के साथ साथ फार्मर लेबर है, और C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है। अब A2 में एग्रीकल्चर कॉस्ट क्या होता है कि फसल की लागत के हिसाब से एमएसपी तय होती है। ये A2 है कि फसल की जितनी लागत हो उसके अनुपात में, उसके हिसाब से एमएसपी तय होनी चाहिए 22 फसलों के लिए। जो 22 फसल के लिए जारी होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। दूसरा क्या है, A2 प्लस फार्मर लेबर में कि फसल की लागत और खेत में किसानों ने जो मजदूरी की उस आधार पर एमएसपी तय हो, ये दूसरा है। तीसरा बिंदु है कि फसल की लागत, किसान की मजदूरी और जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कंप्रेहेंसिव हो गया। इसलिए इस तीनों के अर्थ को जानना है। A2 को भी जानना है, A2 प्लस FL को भी जानना है, और C2 को भी जानना है, और इस आधार पे एमएसपी तय होनी चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। C2 परीक्षा में पूछा जा सकता है कि C2 का संदर्भ है फसल की लागत, किसान की मजदूरी, जमीन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उपयुक्त सभी होगा। तो ध्यान रखिए।
ज़्यादा एमएसपी देने में क्या दिक्कत है? अभी सुन लीजिए, अभी दिया जाता है 22 फसलों के लिए। अभी जो दिया जाता है वो एमएसपी 22 फसलों के लिए दी जाती है। किसानों की मांग से मौजूदा जो एमएसपी है वो किसानों की मांग से 25 से 30% कम है। अधिक एमएसपी देने से क्या रिस्क हो सकता है? तो अधिक एमएसपी देने से महंगाई बढ़ सकती है। फसलों के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ सकती है, और फसल का दाम बढ़ा तो सीधा असर उसके खान पान के सामान पे पड़ेगा। और हमारी जनता क्या महंगाई को झेलने के लिए तैयार है? ये सब कुछ मुद्दे हैं। लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से 22 फसल याद रखिए फिलहाल, कि कितने फसल के लिए हम एमएसपी जारी करते हैं, तो 22 फसल के लिए जारी करते हैं। ठीक है। अगर किसानों की मांग मान ली जाती है तो कितने अतिरिक्त पैसे खर्च हो सकते हैं? तो 10 लाख करोड़, ये भी ध्यान रखिएगा। और देश का रक्षा बजट है 6,21,000 करोड़, इसे भी ध्यान में रखें कि हमें क्या कंप्रोमाइज करना है। हरित क्रांति, जो कृषि वैज्ञानिक हमारे, इनके विषय में थोड़ा जान लें कि जो इम्पैक्ट वाले इलाके थे वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश था। तो ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से। इसके अलावा 1964 से 1966 के बीच जब भारत में अकाल पड़ा, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, अमेरिका ने PLR 480 नीति के तहत आंखें दिखाई, तो भारत में हरित क्रांति की नींव पड़ी। और इस नींव को डालने में इसी भारत रत्न स्वामीनाथन की बड़ी भूमिका है। पहली बार एमएसपी की व्यवस्था 1966-67 में की गई। 22 फसलों के लिए जारी की जाती है 1966-67। आपकी परीक्षा में पूछा भी जाएगा कब जारी की गई। 1966-67 में जारी की गई। 1980 तक भारत अनाज और धान का निर्यात भी करने लगा। ये भारत की बदलती हुई आर्थिक स्थिति है जिस पर ध्यान रखें। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी वाली फसलों की खेती करने लगे। स्वाभाविक है कि उसके मूल्य बनने लगे, और इसके बाद ये राजनीतिक मुद्दा धीरे धीरे बनने लगा। देश में एमएसपी का लाभ उठाने वाले जो किसान हैं वो मुख्य रूप से 6% है। ये भी एक नया आंकड़ा है जिसको ध्यान में रखें कि 6% लोग ही एमएसपी का लाभ उठाते हैं। और देश में सबसे ज़्यादा आय वाले किसान हैं पंजाब में, लगभग 27,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति परिवार मासिक। और हरियाणा में भी इसी के आसपास है। बिहार में सिर्फ 7642 रुपया प्रति परिवार, किसान परिवार प्रति किसान परिवार और प्रति माह 2019 में एमएसपी पर धान की खरीद करने वाला राज्य है 80% पंजाब हरियाणा, 44% तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और पूरे देश में 40% से भी कम 2019 में एमएसपी पर धान की खरीद की गई थी। यह सब तस्वीर है, यथार्थ है। अब किसान का क्या आरोप है? किसान क्यों इतने उत्तेजित है? तो उनका कहना है कि एफसीआई के अधिकारी तुरंत फसल नहीं लेते और मंडी जाने पर मजबूर हैं। एमएसपी से कम कीमत पर कम कीमत पे हमें फसल बेचना पड़ता है। यही फसल एमएसपी पर एफसीआई के गोदाम में पहुंच जाती है। देखिए इतना महत्वपूर्ण है। फायदा बिचौलिया उठाते हैं, इसलिए एमएसपी पर राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, क्योंकि फायदा बिचौलिया उठाते हैं और इस कारण से किसान को इसका सीधा लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। एमएसपी वाली फसल की खरीद पर जो अभी का जो भुगतान है 75 करोड़ वर्तमान सरकार दे रही है। ये सब एक पॉलिटिकली एनालिसिस है कि पहले की सरकार कितना दे रही थी, अभी की सरकार कितना दे रही है। कृषि सिंचाई योजना पे पहले की सरकार कितना खर्च कर रही थी, 6,000 करोड़, अभी 15,511 करोड़। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको जो जानना है वो जानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया हम लोग देते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे ही याद करके रखें। तो कुल मिलाकर लब्बो लोआ यह है कि एमएसपी क्या है। एमएसपी
कितने फसलों के लिए जारी होती है। कुल लबोलियाब है कि एमएसपी से संबंधित स्वामीनाथन रिपोर्ट्स, C1 C2, और फिर हम इससे संबंधित जो कॉन्टेक्स्ट है, एमएसपी कब जारी किया गया। सबसे पहले 1966-67 में याद ही है कि कृषि मूल्य आयोग बना था, 1965 में कृषि मूल्य आयोग बना, और 1985 में कृषि मूल्य लागत आयोग। यह भी याद रखिएगा, कृषि मूल्य आयोग 1965 में बना। ये परीक्षा की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है। और कृषि मूल्य लागत आयोग 1985 में बना। तो इस तरह से इन चीजों को आपको देखना है। 6% किसान ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो छोटे छोटे तथ्यों की जानकारी मैंने दी है उसको जरूर याद रखें। कंप्रेहेंसिव कॉस्ट क्या होता है, C2 क्या होती है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। स्वामीनाथन क्यों चर्चा में आए, हरित क्रांति और उससे संबंधित भारत रत्न वर्तमान में। तो इतने सारे तथ्यों को आप अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा के लिए और थोड़ा बेंच पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा क्यों दे, इस पर हमने थोड़ी सी परिचर्चा की। विस्तृत परिचर्चा फिर समय समय पे मैं करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।